नमस्कार। आज हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से समझने वाले हैं, भारतीय दृष्टिकोण से। देखिए, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि पर्सनालिटी सिर्फ हमारा बाहरी बर्ताव नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी, एक भीतरी यात्रा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब हम पर्सनालिटी शब्द सुनते हैं तो अक्सर क्या सोचते हैं? हमारे बात करने का, चलने का या कपड़े पहनने का स्टाइल, है ना? पर क्या ये बस इतना ही है? भारतीय दर्शन इस पर एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्या हमारी पर्सनालिटी सिर्फ एक मुखौटा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? यही सवाल हमें इस कॉन्सेप्ट की जड़ तक ले जाएगा। तो भारतीय दृष्टिकोण आखिर है क्या? देखिए, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी की तरह पर्सनैलिटी को सिर्फ कुछ लक्षणों का एक कलेक्शन नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इसे आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद को पूरी तरह से जानने की एक आध्यात्मिक यात्रा मानता है, जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। भारतीय दर्शन के अनुसार पर्सनैलिटी का असली मकसद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसे अगर आसान शब्दों में कहें तो अपनी व्यक्तिगत चेतना, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे सार्वभौमिक चेतना यानी ब्रह्म से जोड़ना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि पर्सनैलिटी कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। ये तो आध्यात्मिक विकास का एक रास्ता है, एक प्रक्रिया है। अच्छा, अब इस यात्रा को और अच्छे से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय दर्शन के हिसाब से एक इंसान आखिर किन चीजों से बना है। ये सिर्फ शरीर और मन नहीं है, बल्कि ये तीन बहुत महत्वपूर्ण तत्वों का एक संगम है। ये तीन स्तंभ हैं। पहला, शरीर यानी हमारी ये फिजिकल बॉडी। दूसरा, मनस यानी हमारा मन, जो सोचता है, महसूस करता है। और तीसरा, आत्मा यानी हमारी सच्ची शुद्ध चेतना। एक विकसित व्यक्तित्व वो होता है जहां इन तीनों, शरीर, मन और आत्मा, के बीच एक परफेक्ट हार्मनी हो, एक तालमेल हो। कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होता, बल्कि सब मिलके काम करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे प्रकृति में हर चीज एक संतुलन और सामंजस्य में काम करती है। सूरज, चांद, पेड़ पौधे, सब कुछ। ठीक उसी तरह एक विकसित व्यक्तित्व के अंदर भी एक आंतरिक शांति और संतुलन होता है। ये तस्वीर उसी भीतरी तालमेल का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और अपने आंतरिक स्व की बनावट को समझते हैं। ये वो हिस्से हैं जो हमारे व्यवहार और हमारी पर्सनैलिटी को असल में आकार देते हैं। सबसे केंद्र में है आत्मा, हमारा सच्चा स्व। यह हमारी वो शुद्ध चेतना है जो कभी नहीं बदलती, चाहे हमारे विचार और भावनाएं कितनी भी क्यों ना बदलती रहें। आप इसे एक पहिए के केंद्र की तरह समझ सकते हैं, जो हमेशा स्थिर रहता है, जबकि पहिया घूमता रहता है। फिर आता है मनस, यानी हमारा संवेदी मन। ये हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और हमेशा फौरन मिलने वाले सुख की तलाश में रहता है। जैसे, मुझे अभी पिज्जा खाना है या ये फिल्म देखनी है। हमारी सारी इच्छाएं और आवेग यहीं से आते हैं। ये बहुत शक्तिशाली तो है, पर इसे काबू में रखने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो मनस को गाइड कौन करता है? वो है बुद्धि, जिसे हम विवेक या इंटेलेक्ट भी कहते हैं। ये हमारी तर्क करने की और निर्णय लेने की शक्ति है। बुद्धि ही मनस की इच्छाओं को परखती है कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर उसे नियंत्रित करती है। और आखिर में है अहंकार, यानी ईगो। ये मैं या मेरा वाली जो भावना है, वो हमें एक व्यक्तिगत पहचान देती है। देखिए, ये जरूरी तो है, पर जब ये बेकाबू हो जाता है तो स्वार्थ और मोह पैदा करता है। एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए अहंकार को संभालना बहुत जरूरी है। तो ये जो भीतरी तत्व हैं, आत्मा, मनस, बुद्धि और अहंकार, ये बाहर की दुनिया में हमारे मूल्यों और हमारे आचरण के जरिए ही तो दिखाई देते हैं। एक विकसित व्यक्तित्व सिर्फ अंदर से संतुलित नहीं होता, बल्कि उसका व्यवहार भी सदाचारी होता है। तो एक विकसित व्यक्तित्व वाले इंसान की पहचान क्या होती है? ऐसा इंसान अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी बुद्धि या विवेक से चलता है। वो अपने व्यवहार में ईमानदार होता है और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। उसमें आत्मसम्मान होता है, वो दूसरों की परवाह करता है और समाज में सद्भाव बनाए रखता है। और सबसे जरूरी बात, वो ख्यालों की दुनिया में नहीं, बल्कि हकीकत में जीता है। चलिए अब जरा जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि पर्सनालिटी का ये भारतीय कॉन्सेप्ट वेस्टर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फ्रॉइड की थियोरी से अलग कैसे है।
तो मुख्य अंतर ये है कि भारतीय दृष्टिकोण चेतना और आत्म साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पश्चिमी मनोविश्लेषण हमारे अचेतन मन के संघर्षों पर। भारतीय दृष्टिकोण का लक्ष्य आध्यात्मिक विकास और सद्भाव है, वहीं पश्चिमी दृष्टिकोण का लक्ष्य एड और सुपर ईगो जैसे आंतरिक संघर्षों को सुलझाना है। और शायद सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारतीय दर्शन इंसान को मूल रूप से दिव्य मानता है, जबकि फ्रॉइड जैसे विचारक मानते हैं कि हम बुनियादी पार्श्विक प्रवृत्तियों से चलते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, खासकर आप जैसे भविष्य के शिक्षकों के लिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट का शिक्षा में क्या महत्व है? हम इसे अपनी क्लासरूम में कैसे लागू कर सकते हैं? एक शिक्षक के तौर पर हमारा काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को आकार देना है। और ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का असली मतलब क्या होता है। तो शिक्षा में इसके निहितार्थ क्या हैं? इसका मतलब है कि हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा भी देनी है। हर बच्चे की रचनात्मक क्षमता को पोषित करना है। हमारा अंतिम लक्ष्य छात्रों को आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर मार्गदर्शन देना है और उन्हें अपनी भीतरी और बाहरी दुनिया में संतुलन बनाना सिखाना है। ये जो वाक्य है, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य छात्रों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने में मदद करना है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सार है वो ये है, भारतीय अवधारणा के अनुसार पर्सनालिटी कोई स्थिर चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हमें जन्म से मिल गया, बल्कि ये वो है जिसे हम सचेत रूप से विकसित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है। और मैं इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। भविष्य के शिक्षक होने के नाते हम ऐसी क्लासरूम कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ एकेडमिक ग्रेड पर नहीं, बल्कि एक छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व, उसके शरीर, मन और आत्मा का पोषण करे? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।